सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा आठ की पाठ्यपुस्तक वसंत के चतुर्थ पाठ चार दीवानों की हस्ती, जो कि भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित एक कविता है, इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पूर्व वीडियो में हमने इस पाठ का अध्ययन किया था, इस पाठ की विस्तृत व्याख्या की थी, अच्छे से समझा था, सभी तरीके से इसका वर्णन हमने किया था कि दीवाने जो है, दीवाने इनका मतलब आप क्या क्या समझ सकते हो। अपने हिसाब से आप स्वतंत्रता सेनानी भी समझ सकते हो, वीर 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 जो भारत के वीर हैं उनके बारे में बोल सकते हो, और दीवाने जो जिनको दुनिया से कोई मोह नहीं है, ऐसे लोग जो आगे बढ़ते रहते हैं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी आप इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए इसके अभ्यास प्रश्नों को हम हल करते हैं, और इसके अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से आपको इस कविता का रिवीजन भी हो जाएगा, पुनरावृत्ति भी हो जाएगी, और आपको पाठ और अच्छे से समझ में आ भी जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम इस कविता से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखते हैं हम। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। अपने आने को उल्लास मतलब खुशी, और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। तो ये तो नॉर्मली सी बात है, आपके घर में भी कोई मेहमान आता है तो जब वो आता है तो आपको बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है, और जब वो जाता है तो एक दुख सा मन में बहुत पीड़ा होती है। तो वही भाव यहाँ पर कवि बता रहा है। तो देखिए, अब जो इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ आपको, तो ऐसा नहीं आप उसी को इसका अंतिम उत्तर मान लें, आप अपने मन से भी इसका उत्तर लिख सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। बस एक कविता की पुनरावृत्ति हो जाए, इसलिए हम इन प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। तो कवि ने अपने आने को उल्लास, कवि इसलिए ऐसा कहता है कि जब भी नए स्थान पर जाता है तो बड़े उत्साह के साथ जाता है, जाता है, वहाँ खुशियाँ बांटता है, प्रेम बांटता है, प्रसन्न होता है, लोगों को प्रसन्न रखता है, खुश रखता है। और जब वो उस स्थान को छोड़कर जाने लगता है तो उसे थोड़ा दुख तो होता है, परंतु उसका काम है आगे बढ़ते रहना। जो दीवाने हैं उनका काम है आगे बढ़ते रहना, वो कहीं पर रुकते नहीं हैं, इसलिए उनको जाना भी जरूरी है। तो जब वो उस स्थान को छोड़कर जाता है तो दुख होता है, क्योंकि ये तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि जब भी हम कहीं से जाते हैं तो विदाई का जो क्षण है वो हमेशा आंसू बह निकलते हैं, अपने आप लोगों से अपनापन बन जाता है, तो फिर वहाँ से जाते समय आंसू बन जाते हैं, आंसू निकल पड़ते हैं। तो इसमें आप ये भी मान सकते हैं कि लेखक के आंसू निकल जाते हैं, इसमें आप ये भी मान सकते हैं कि जहाँ पर वो जाता है उन लोगों के आंसू बनकर बह जाते हैं। तो आना तो क्या है, जहाँ पर कहीं भी आ रहे हैं तो वो तो एक खुशी का माहौल होता है, और जाना दुखदायी होता है। तो हम देखते हैं इसका उत्तर। कवि अपने आने को उल्लास इसलिए कहता है क्योंकि किसी भी नए स्थान पर जब वह बड़े उत्साह के साथ जाता है, वहाँ जाकर उसे प्रसन्नता होती है, पर जब वह उस स्थान को छोड़कर जाता है, आगे जाता है, तब उसे दुख होता है। ये दीवानों की प्रवृत्ति वो बढ़ते रहते हैं उसके लिए। विदाई के क्षणों में उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। आना सदा सुखदायी होता है, और विदाई का क्षण, आना सदा सुखदायी, कहीं पर जाते हैं हम तो वो हमेशा प्रसन्नता देने वाला होता है, परंतु विदाई का क्षण, जब वहाँ से विदा होते हैं, जब हम वहाँ से निकलते हैं, वहाँ से विदा लेते हैं, तो वो क्षण बड़ा दुखदायी होता है, वो समय बड़ा दुखदायी होता है। तो ये काफ़ी बड़ा आंसर है, आप इसको अपने शब्दों में वर्णन कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। इसमें आप अच्छे से अच्छा आंसर देने का यही तरीका है कि आप ये समझें कि कोई आपके घर आ रहा है तो उस समय क्या माहौल होता है, जा रहा है तो उस समय क्या माहौल होता है, आप कहीं पर जा रहे हो तो क्या माहौल होता है, आप कहीं से आ रहे हो तो क्या माहौल होता है। तो ये सारी चीज़ें सोच करके इसका उत्तर लिखेंगे, आप अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह ले जा रहा है। क्या वह निराश है या प्रसन्न। देखो, असफलता का जब एक भार है तो जाहिर सी बात है वह निराश ही होगा। तो कवि क्या, इस पंक्तियों में कवि क्या है, निराशा का भाव झलक रहा है, दुखी है वो। क्यों दुखी है, क्योंकि उसने भिखमंगों की इस दुनिया को भिखमंगा क्यों कहा, क्योंकि दुनिया सिर्फ स्वार्थी है, लेना जानती है, देना नहीं जानती, परंतु फिर भी दीवानों ने इस दुनिया पर अपना प्यार लुटाया। ठीक है, और उनके हृदय पर उनको असफलता क्यों लग रही है, वो निराश क्यों है, क्योंकि वो अपने जैसा इस दुनिया को नहीं बना पाए। तो एक यहाँ पर वो उनको फेलियर लग रहा है अपना, कि हम फेल हो चुके हैं इस चीज़ में कि अपने जैसा दुनिया को नहीं बना पाए। तो ये जो असफलता का भार है, उनके असफलता के निशान है, भार की तरह वो लेकर जा रहे हैं। तो निश्चय ही इसमें कवि निराश है। कवि इस दुनिया को भिखमंगों की दुनिया बताता है। यह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। कवि दुनिया के लोगों को अपना समझकर उन पर अपना प्यार लुटाता है, पर उसे बदले में वैसा प्यार नहीं मिलता, अतः वह अपने हृदय पर असफलता का भार लेकर जा रहा है, और कवि क्या है, निराश है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी।
तो इसमें आपको जो अच्छी लगी आप वो लिख सकते हैं, इसका उत्तर अपने मन से दे सकते हैं। जो आपको अच्छा लगा, पूरी कविता आपने पढ़ी, जो अच्छा लगा आप लिख सकते हैं। परंतु मुझे क्या अच्छा लगा वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि हमें इसमें जीवन में जो दीवानों का, जो कवि ने जो दीवानों के रूप में अपनी बात रखी है, उसमें जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है बड़ी अच्छा लगा है। क्यों अच्छा लगा है? क्योंकि ऐसा दृष्टिकोण जो रखता है ना मनुष्य, कि जहाँ जा रहा है प्यार लुटा रहा है, पीछे किसी की परवाह नहीं, धूल उड़ाता जा रहा है, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, दुख सुख सबके जीवन में आते जाते रहते हैं, ऐसा सोच करके वो हमेशा आगे बढ़ने का सोच रहा है। तो एक दृष्टिकोण बड़ा अच्छा है, तो ये बात बड़ी अच्छी है। ठीक है, ऐसा दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है, चाहे सुख हो या दुख हो, परंतु वह सुखी ही रहता है। सुख दुख, चाहे उसके साथ पास सुख आ रहे हैं चाहे दुख आ रहे हैं, उन सुख दुख में से जो भी बातें उसको मिल रही उनको समान रूप से ग्रहण करके वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। तो कविता में ये बातें तो मुझे अच्छी लगी, आपको क्या अच्छी लगी वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो कविता में हमें कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा। ऐसा दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करने की बात भी अच्छी लगी। वस्तुओं के प्रति विशेष आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। वस्तुओं के प्रति, जो भौतिक वस्तुएं हैं, जो वस्तुओं के प्रति हमको विशेष आसक्ति मतलब प्रेम, मोह माया, इसमें हमको नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, हमें हमेशा सुख दुख को समान रूप से ग्रहण करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, व्यवहार बना के रखना चाहिए, खुश रहना चाहिए, लोगों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बातें इसके अंदर आ चुकी है। ठीक है, अगला है आपके भाषा की बात। इस पार्ट में भाषा की बात का एक ही क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, देखेंगे हम इसको। संतुष्टि के लिए कवि ने छक कर, संतुष्टि के लिए मतलब जब प्रसन्न होते हैं, संतुष्टि मतलब सेटिस्फेक्शन, तो छक कर, जी भर कर, खुल कर, देखो तीनों में क्या है, पीछे कर आ रहा है, कर 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 जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखिए, जैसे हंसकर, गाकर। अब दो इन्होंने लिख दिए, तो आप लिख सकते हैं इसमें क्या हो गया, पढ़कर, लिखकर, सुनकर, रोकर, खाकर, भागकर, नहाकर। ठीक है, और देखकर, चलकर, काफ़ी सारे शब्द हैं। फिर भी देखते हैं, पढ़कर, लिखकर, सुनकर और रोकर। ठीक है, तो इस पार्ट में इतने ही क्वेश्चन थे, मतलब अभ्यास प्रश्न जो पाठ के पीछे दिए हुए हैं वो इतने ही थे। और भी परीक्षा में आपके बीच में से प्रश्न उत्तर आ सकते हैं। तो अगर आपको कविता अच्छे से याद है, कविता का भाव अच्छे से याद है, कवि क्या कहना चाह रहा है वो अच्छे से याद है, तो आप सारे प्रश्नों का उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।